हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी एजी 406 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोर्सेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यह फर्स्ट लेक्चर का टाइटल है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी मशीन, किसी मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा आप लोग समझ गए होंगे। अभी आगे इसका और भी मैं डिफिनेशन लिया हूँ, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं बताऊंगा। तो ऊर्जा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो दोस्तों यही है कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर बोलने की ऊर्जा है, आपके अंदर पढ़ने की ऊर्जा है, लिखने की ऊर्जा है। तो वही बात है कि किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मेरी क्षमता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी कार्य करने की क्षमता है। आप लोगों की कार्य करने की क्षमता इसमें क्या हो जाएगी कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। या कह सकते हैं एनर्जी किसी फिजिकल सिस्टम का कार्य करने की क्षमता है। एनर्जी जो है वह किसी भी फिजिकल सिस्टम का कार्य करने की क्षमता है। ठीक, अब हम लोग इसका देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या डेफिनेशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ऊर्जा मानव और प्रकृति द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का प्राथमिक और सबसे सार्वभौमिक उपाय है। सार्वभौमिक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह ऊर्जा के किसी एक रूप में प्रभावित होने की अभिव्यक्ति है। तो यह भी यही बात बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है। जैसे हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट पढ़ा कि किसी भी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और वही बात इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा मानव और प्रकृति द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का प्राथमिक और सबसे यूनिवर्सल उपाय है। ठीक है, संसार में जो कुछ भी घटित होता है, जैसे मैंने आप लोग बताया कि कोई कार्य करने की क्षमता हो तो कोई कार्य करेंगे तो कुछ घटित ही होगा। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह ऊर्जा के लिए एक रूप में प्रभावित होने की एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एनर्जी समझ गए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग बता देता हूं कि टेक्निकल कन्वेंशन ऑफ एनर्जी हैज थ्री डिफरेंट कन्वेंशन स्टेज, नेमली मतलब ऊर्जा के तकनीकी रूपांतरण के 3 अलग अलग रूपांतरण चरण हैं। इसमें दोस्तों प्राइमरी एनर्जी है, सेकेंडरी एनर्जी है और इफेक्टिव एनर्जी है। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी में कौन कौन सा आता है? तो प्राइमरी एनर्जी में दोस्तों आता है कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक यूरेनियम आदि। ठीक है, तो यह एनर्जी सोर्सेस है। प्राइमरी एनर्जी का एनर्जी सोर्सेस कौन कौन सा है? कच्चा तेल, प्राकृतिक यूरेनियम, कोयला आदि। सेकेंडरी एनर्जी का एनर्जी सोर्स कौन कौन सा है? गैस, ईंधन, तेल, पेट्रोल, बिजली आदि। ठीक है, इफेक्टिव एनर्जी प्रभावी रूप से प्रभाव दिखाने वाला ऊर्जा जो, तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एनर्जी। तो उसमें कौन कौन सा है? लाइट, रेडिएशन, हीट, ड्राइविंग फोर्स और व्हीकल। तो यह था ऊर्जा के तकनीकी रूपांतरण के 3 अलग अलग स्लॉट कौन कौन से हैं? प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, इफेक्टिव एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी मतलब दोस्तों मूल स्रोत जो है कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक यूरेनियम आदि। सेकेंडरी एनर्जी का मतलब है अंतिम उपयोगकर्ता गर्म पानी या भाप के रूप में ऊर्जा जो हो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी एनर्जी। जैसे गैस हो गया, ईंधन, तेल, पेट्रोल, बिजली आदि। इफेक्टिव एनर्जी मतलब अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एनर्जी। जैसे लाइट, रेडिएशन, हीट, ड्राइविंग फोर्स और व्हीकल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया, आगे इसका यूज अभी आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस, तो जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेस। कौन सा देखेंगे? कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। उसके बाद दूसरा देखेंगे नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेस।
जिसे बोलते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसके बाद पढ़ेंगे कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस, उसके बाद अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, जैसे दोस्तों पृथ्वी के अंदर अनेक भौतिक और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कुछ परंपरागत हमें स्रोत प्राप्त हो गए हैं, तो दोस्तों उसी को बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे मान लीजिए जमीन के नीचे से कोयला आता है, आपका पेट्रोलियम हो गया, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए उनको देख लेते हैं। पारंपरिक स्रोत क्या होता है, तो पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त स्रोत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या बोला है कि पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त स्रोत को परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। पृथ्वी पर इनके सीमित भंडार है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पृथ्वी पर सीमित भंडार है, यदि खत्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि जो पारंपरिक स्रोत है इनका सीमित भंडार हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में कौन कौन सा हो गया, प्राकृतिक यूरेनियम हो गया, कोयला हो गया था आदि, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। तो इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी पहले बताया कि इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में अनेक वर्षों का समय लगता है। अगला पॉइंट, इन्हें अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, इसे अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पृथ्वी के कुल ऊर्जा संसाधनों का लगभग 87% परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के कुल ऊर्जा संसाधनों का लगभग 87% परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हो गया पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, तो पृथ्वी में अनेक वर्षों तक हुई भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त स्रोत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पृथ्वी पर इनके सीमित भंडार उपलब्ध हैं। इन्हें ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में अधिक वर्षों का समय लगता है। इन्हें अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। पृथ्वी के कुल ऊर्जा संसाधनों का लगभग 87% परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। अब देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख परंपरागत ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत, पहला पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत। अब इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का निर्माण करोड़ों वर्षों तक जीव जंतुओं और जीवाश्मों की चट्टानों के नीचे दबने से होता है। भारत में पेट्रोलियम का सीमित भंडार है। भारत में पेट्रोलियम का सीमित भंडार है। देश अपनी कुल आवश्यकताओं का लगभग 70% पेट्रोलियम आयात करता है। तो पेट्रोलियम का निर्माण करोड़ों वर्षों तक जीव जंतु और जीवाश्मों की चट्टानों के नीचे दबने से होता है। भारत में पेट्रोलियम का सीमित भंडार है। देश अपनी कुल आवश्यकताओं का लगभग 70% पेट्रोलियम आयात करता है। भारत में लंकेश्वर, गुजरात, डिगबोई और मुंबई हाई में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ पे, लंकेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में, डिगबोई कहाँ पर है, असम में, और मुंबई हाई में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, ये हो गया पेट्रोलियम। आगे देखेंगे हम लोग कोयला। भारत में कोयले के भंडार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार में उपलब्ध हैं। कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला जो है वह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में 63.84% कोयले का योगदान है। तो भारत में कोयले के भंडार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार में उपलब्ध हैं। कोयला ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में 63.84% कोयले का योगदान है। देश में प्राप्त होने वाले कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। देश में प्राप्त होने वाली कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, अतः भारत को अपनी कोयले की आवश्यकता हेतु विदेशों से कोयले की आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में कोयले का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उत्पादन में और उद्योगों में होता है। अब देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा। मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप लोग जानते नहीं हैं कि इसका उत्पादन कैसे होता है और कहाँ पर कितना होता है। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा,
भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का 1.95% है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का कितना भाग है? 1.95% है। ठीक है। पिछले कुछ समय में नाभिकीय ऊर्जा संसाधन में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में या कुछ समय में नाभिकीय ऊर्जा संसाधन में वृद्धि हुई है। देश के दक्षिण और पश्चिम भाग में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया क्या? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में कितना प्रतिशत है? 1.95% है। पिछले कुछ समय में नाभिकीय ऊर्जा का संसाधन में वृद्धि भी हुई है। देश के दक्षिण और पश्चिम भाग में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता नहीं है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकता को 13.09% जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में जल विद्युत के प्रमुख क्षेत्र हिमालयी और पश्चिमी घाट हैं। तो यह था दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा था उसको आप लोगों ने देख लिया। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को अब देखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है। तो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं को गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तो इसमें और उसमें थोड़ा बहुत अंतर, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही अंतर है। क्योंकि दोस्तों जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है उसको तैयार नहीं किया जा सकता, उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल होता है इसको फिर से बनाया जा सकता है। तो अभी देखेंगे पूरे विस्तार से। तो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका नॉन कन्वेंशनल सोर्स का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इनके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है इनके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। और उसमें मैंने क्या बताया था कि इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में अनेक वर्षों का समय लगता है और इसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। और नॉन कन्वेंशनल को क्या कहता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में इनका योगदान 13% है। भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में इसका योगदान कितना है? 13% है। और उसका कितना था? 87% था। ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, दोनों में कुछ अंतर भी आप लोग यही समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है वह क्या होता है, उसे बार बार प्राप्त नहीं, एक बार खत्म हो जाएगा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल इसे प्राप्त किया जा सकता है। और कन्वेंशनल का जो दोस्तों एक सीमित भंडार है, नॉन कन्वेंशनल का असीमित भंडार है। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल जो होता है 13% ऊर्जा उत्पादन में अपना योगदान देता है, लेकिन जो कन्वेंशनल वो 87% योगदान देता है। कन्वेंशनल को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है और नॉन कन्वेंशनल को नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। तो यही सब इसके अंतर भी आप लोग यहीं से लिख सकते हैं। अब देखेंगे ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, चौथा लघु पन बिजली ऊर्जा योजना और चौथा जैव ईंधन। तो समझ रहे होंगे आप लोग। पवन ऊर्जा को बोलते हैं विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा को बोलते हैं सोलर एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा को टाइडल एनर्जी, लघु पन बिजली योजना को स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम और जैव ईंधन को बायोफ्यूल। ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए मैं आप लोग बता दूं कि जो भी इसमें क्लासिफिकेशन है सब एक दूसरे से अटैच है। ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा सा अलग दिखेगा देखने को। अभी चलिए देखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है या जिनका नवीकरण हो सकता है या होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं होते, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि। जो आपने अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पढ़ा वही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस भी है। ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने बोला भी था कि इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। तो ऊर्जा का वह प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है, जिनका नवीकरण होता रहता है, मतलब जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जिसका असीमित भंडार है, उसी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य का कोई सीमित भंडार नहीं है, असीमित है। जैसे जल हो गया, हवा होगी, पवन हो गई,
ज्वार भाटा, भूताप। तो यह हो गया क्या, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब देखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कन्वेंशियल वाला। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें उपयोग करने पर उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती या उसमें बहुत अधिक समय लगता है, उसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में, और जो सोर्स का दोस्तों वो है, स्रोत भी है, वह भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें उपयोग करने पर उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती या उसमें बहुत अधिक समय लगता है, उसी को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। उसमें भी मैंने बोला था कि इसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम आदि आते हैं। तो यह हो गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस या वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। तो कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं, बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत को कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत को कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। जैसे दोस्तों बाजार में जाएंगे, आप देखेंगे विद्युत का एक फिक्स रेट है कि आपका 5 रुपया यूनिट देना है, ठीक है। कोयला का एक है 10 रुपया, 12 रुपया किलो। पेट्रोलियम आपको मिलेगा तो उसका एक फिक्स रेट होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत को कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। आगे देखेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। वह पारंपरिक स्रोत या जो पारंपरिक तरीके से एकत्र किए जाते हैं उन्हें दोस्तों नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। जो पारंपरिक तरीके से एकत्र किए जाते हो, जैसे जलाऊ लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कृषि हो गया, अपशिष्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस हैं। आगे देखेंगे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये सामान्यतः नवीकरणीय होती हैं, जैसे पवन, सौर, जल, जैविक ईंधन, नाभिकीय विखंडन आदि। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।